Assalamu alaikum viewers. This is me Abdul Rahman, Assistant Director, Home Department, Civil Secretary and former Statistics Lecturer at University of Balochistan. I welcome you all once again in my YouTube channel Abdul Rahman Khan के नाम से. So आज का हमारा most important topic US foreign policy under Trump 2 administration and its impact on the emerging world order या global जो पॉलिटिक्स है उस पर इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं. ऑब्वियसली ट्रम्प इज सपोज टू टेक ऑफ ऑन 20 नवंबर. सो इस टॉपिक को हम बाइफरकेट कर लेंगे दो पर्सपेक्टिव से कि यूएस फॉरेन पॉलिसी को हम लोग डिस्कस कर लेंगे अंडर ट्रम्प 2. बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रम्प 2 एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प 2 मीन्स second time again he has been nominated for US president and its impact on the emerging वर्ल्ड ऑर्डर. सो टॉपिक को शुरू करने से पहले एक चीज़ अच्छी तरह से में रख ले. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अपकमिंग सीएसएस 2025 एस्पिरेंट्स के लिए एंड जो पीसीएस के इंटरव्यूज होने वाले हैं. सो होप सो दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड कि जो यूएस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर इम्पैक्ट्स ऑन द यूएस फॉरेन पॉलिसी की जो मतलब आउटकम्स होंगे. सो हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं. 2017 में से लेकर 2021 जो टेन्योर था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का, हाउ वाज इट एंड ट्रम्प की जो और ऑल यूएस फॉरेन पॉलिसी थी वो कैसे रही एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर. अगर हम इसको एक लमसम वन पैराग्राफ में इसको समराइज कर ले, जो फर्स्ट टेन्योर थी 2017 से 2021 तक यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्लोगन यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की है दैट इज अमेरिका फर्स्ट डॉक्ट्राइन. अब अगर हम इसको देख ले, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो फर्स्ट स्लोगन दैट वाज अमेरिका फर्स्ट. अब अगर हम इसको एनालाइज कर ले इंटरनेशनल रिलेशंस की पर्सपेक्टिव से या एक ग्लोबल पॉलिटिक्स की पर्सपेक्टिव से, हम इसको इस फ्रेज को या इस वर्ड को देख लेते हैं कि अमेरिका फर्स्ट मीन्स व्हाट. सो ऑब्वियसली हिज फॉरेन पॉलिसी, यूएस फॉरेन पॉलिसी रिलाइड ऑन अमेरिका फर्स्ट. अब इसमें हुआ क्या या और ऑल जो व्हाट ही डिड, अगर आप उसके इन लमसम मतलब हम लोग इसको इन नटशेल देख ले, दैट रिमेन्ड प्रोटेक्टिव या प्रोटेक्शनिज्म इकोनॉमी, remained isolated, unilateral. अब इन दो तीन चीज़ों को हम लोग देख लेंगे. जो ओवरऑल डॉक्ट्रिन यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की रही दैट वाज प्रोटेक्टिव इकोनॉमी, मतलब प्रोटेक्शनिज्म. हिज अप्रोच वाज देयर, मतलब अपनी जो लोकल इंडस्ट्रीज थे, जो अपने डोमेस्टिक मार्केट थे, उसको वो इनहेंस कर रहे थे एंड इंटरनेशनल टैरिफ्स लगा रहे थे. सेकेंडली जो इसकी जो मतलब ही रिमेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. ही वाज मतलब he was not caring whatsoever the consequences will be, and he created a vacuum for regional जो इसके alliances थे या जो regional powers थे जैसे रशिया, जैसे चाइना. लेटर ऑन हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे वैक्यूम क्रिएट हुआ. सो दैट वाज व्हाट ही रिमेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड सपोर्टेड यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग यानी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग. वो अपने जो डोमेस्टिक मार्केट्स थे, जो भी अपने जो गुड्स थे, सर्विसेज थे, उसको मतलब इनहेंस कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट्स पर या जो इंटरनेशनल इनके साथ जो अलायंसेस थे उन पर वो टैरिफ्स लगा रहे थे. सो दिस वाज व्हाट ऑल अबाउट अमेरिका फर्स्ट डॉक्ट्राइन जो इसका रहा. दैट वाज प्रोटेक्टिव था इकोनॉमिक के हवाले से एंड आइसोलेटेड एंड यूनिलैटरल था. सिमिलरली इन अ नटशेल एक वर्ड में हम लोग कहेंगे कि दैट वाज स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स मल्टीलैटरलिज्म. ट्रम्प की जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो यूनिलैटरलिज्म की तरफ ज़्यादा इसकी जो टिल्ट थी या रुझान था एज कम्पेयर टू मल्टीलैटरलिज्म. अगर आप पेरिस एग्रीमेंट देख ले, उसने मतलब विड्रा किया पेरिस एग्रीमेंट से. अगर आप यूएन में देख ले या दूसरे अलायंसेस जो नेटो देखते तो उसमें वो क्या कर रहे थे, रिड्यूस कर रहे थे जो उनकी फंडिंग थी या एड था या जो एक इकोनॉमिक हवाले से जो भी गुड्स की जो एक मतलब बिजनेस थी तो उसमें वो कंडीशंस लगा रहे थे. सो दैट वाज व्हाट स्केप्टिसिज्म टुवर्ड मल्टीलैटरलिज्म एंड ही वाज इन फेवर ऑफ यूनिलैटरलिज्म
approach. That was pragmatic approach. So एक और वर्ड हम लोग यहाँ पर देख लेंगे जो ओवरऑल इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ट्रम्प की, दैट रिमेन्ड अमेरिका फर्स्ट. आप इसको सिंपल नटशेल में इसको एनालाइज कर लेंगे इस तरह. ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी, ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी पर इसका ज़्यादा फोकस था. बायलैटरल मतलब जो आप कह सकते हैं बजाय के मल्टीलेटरल. ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी क्या है? ये एक मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स का टर्म है, आईआर में यूज होती है, जिसमें होता है कि शॉर्ट टर्म्स इमीडिएट ओरिएंटेड रिजल्ट ही वांटेड, बजाय के लॉन्ग टर्म्स पर आप फोकस कर ले, लॉन्ग टर्म डील्स पर, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पर आप फोकस कर ले. यूएस की जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म जो रेमेडीज थे, चाहे वो गुड्स के हवाले से थे, चाहे वो मतलब बायलैटरल सिग्नेटरीज थे, जो भी थे, सो हिज और ऑल डिप्लोमेसी रिमेन ट्रांजैक्शनल. अब हम आते हैं यूएस फॉरेन पॉलिसी, जो अगेन ट्रम्प टू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नाउ अगेन ही हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ प्रेसिडेंट. इसके इम्पैक्ट क्या होंगे वर्ल्ड ऑर्डर पे, इसको हम लोग इंट्रो में डिस्कस कर लेंगे. ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन इसका यही होगा जो इसके इम्पैक्ट होंगे इफ ही रिमेन. अगेन अगर आप इसके जो मतलब जब इस कैंपेन थी, कैंपेन में ही वाज यूजिंग द स्लोगन अमेरिका फर्स्ट. अब अमेरिका फर्स्ट में क्या है, वो करेगा क्या? यूज करेगा ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी को, यूज करेगा यूनिलैटरलिज्म एज कंपेयर टू मल्टीलैटरलिज्म, क्योंकि ही इज नॉट इन फेवर ऑफ मल्टीलैटरलिज्म. सो दिस इज व्हाट, जैसे मैंने पहले इसका जो 2017 से 2021 का जो टेन्योर एक्सप्लेन किया था, सिमिलरली आप इसमें इंट्रो में इसको लिख सकते हैं कि दैट रिमेन ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी थी, यूनिलैटरलिज्म एंड आइसोलेटेड रिमेन. अब हम आ जाते हैं जो की फीचर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज हियर अगेन रिटन यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग. मतलब जो मल्टीलेटरल जैसे यूएन के प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास, यूरोपियन यूनियन के जो प्लेटफॉर्म्स है, बजाय के कलेक्टिव एक मल्टीलेटरल सपोर्ट कर ले, ही डिसाइडेड यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग. क्योंकि हिज स्लोगन इज दैट इज अमेरिका फर्स्ट. अब अमेरिका फर्स्ट जब आप यूज कर लेते हैं, सो इट मींस ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी. ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी में होता ये है जिसे एक्सचेंज ऑफ गुड्स होती है. मींस आई विल गिव यू दिस, इफ आई गिव मार्केट दिस टू यू, इन रिटर्न व्हाट कैन यू गिव मी? सो दैट इज नोन एज सिंपली ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी. अच्छा, इकोनॉमिक नेशनलिज्म. इकोनॉमिक नेशनलिज्म में होता क्या है, या इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म जो टर्म यूज होती है, उसमें होता यह है कि आप अपने मार्केट की जो गुड्स है उसको तो सेल कर लेते हैं, जो आपका एक इंटरनेशनल मार्केट में जो इंटरनेशनल दूसरे स्टेट्स या स्टेट्स जो चीज़ें आ रही होती है उन पर आप टैरिफ्स लगा रहे होते हैं कि नहीं. फर्ज करें चाइना का जो गुड्स है वो अगर अमेरिकन मार्केट में आ रहा है, सो आप उस पर टैरिफ तो हाई टैरिफ लगा लेते हो, लेकिन अपने जो एक गुड्स है उनको मार्केट में सेल कर लेते हैं, या उनको मतलब जो एक लोकल आपकी एक इंडस्ट्री है मार्केट की जो डोमेस्टिक गुड्स है आप उसको मतलब सपोर्ट कर लेते हो. दैट इज नोन एज इकोनॉमिक नेशनलिज्म. ये हम लोग फीचर्स बयान कर रहे हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की. मिलिट्री स्ट्रेटेजी, अगेन ही फेवर्स एंड ही सपोर्ट्स एंड स्पेंड्स लॉट्स ऑफ फंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड डिफेंस स्पेंडिंग पे. अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर इसके जो हम लोग इम्पैक्ट्स देख लेंगे कि इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल अलायंसेस क्या होंगे. ऑब्वियसली ग्लोबल अलायंसेस पे इस पे इम्पैक्ट जब अब वो करेगा क्या कि यूएन का जो फंड है वो रिड्यूस कर लेगा, क्योंकि यूएन एक मल्टीलेटरलिज्म या एक मल्टीलेटरेट प्लेटफॉर्म है. सो जब आप उसे फंड रिड्यूस कर लेंगे उस पर इम्पैक्ट इसका पड़ेगा, ईस्टर्न यूरोप पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा. एंड सेकेंडली जो भी आपके एग्रीमेंट्स हुए हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हो, चाहे वो आपका मतलब इन्वायरमेंट के हवाले से हो, या सिक्योरिटी एक्सचेंज के हवाले से हो, व्हाट्सएवर, अब वो करते क्या है जब आप इसमें फंड्स रिड्यूस कर लेते हो ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी, आप लॉन्ग टर्म्स पॉलिसी या लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी पर बिलीफ नहीं रखते हो. स्केप्टिज्म मीन्स आप एक डाउट रखते हो उस पर. योर सपोज मीन्स योर मेन गोल इज to immediately resolve the short-term issues of US. So फिर इसमें होता है क्या है, इस ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल अलायंसेस में ये होगा वैक्यूम क्रिएट होएगा. वैक्यूम किस तरह क्रिएट होता है, इसका एक आसान अल्फाज में अगर हम देख ले,
रीजनल अलायंसेज या जो रीजनल पावर्स है वो एक अलायंस बना लेगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल दैट इज ब्रिक्स। अब ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स बना, सॉरी, अब ये क्या, ये एक वैक्यूम आप क्रिएट कर लेते हो जब आप फंड रिड्यूस कर लेते हो, जब आप बायलैटरल की तरफ आपकी ज्यादा फोकस रहती है बजाय कि मल्टीलैटरलिज्म पे। सो वैक्यूम क्रिएट्स इन द फॉर्म ऑफ अनदर एक प्लेटफॉर्म, अनदर एक रीजनल पावर्स यूनाइट हो जाते हैं चाइना एंड रशिया के शेप में, जो एक मतलब चाहे वो इकोनॉमी के हवाले से वो अपना एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सच इज लाइक यू हैव IMF। सो ब्रिक्स ने क्या किया, अपना NDB बना लिया, नेशनल डेवलपमेंट बैंक बना लिया। IMF, वर्ल्ड बैंक, मतलब जैसे आपको एक प्रोजेक्ट्स की तरफ या दूसरे जो रिलीफ दे देते हैं, ब्रिक्स क्या करता है, CRA के फॉर्म में आपको रिलीफ दे देते हैं। सो ये इसका जो मेजर इम्पैक्ट होएगा, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाती है बायलैटरल रिलेशंस में। अब हम आ जाते हैं अगेन जो इसका US रशिया रिलेशंस पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। US रशिया रिलेशंस में इसकी जो अप्रोच होएगी नेक्स्ट ट्रम्प 2 एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट बी टुवर्ड्स यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर को वो कोशिश करते हैं कि इस कन्फ्लिक्ट को मतलब किसी न किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करके जो एरियाज है इसको रिजॉल्व कर ले। जो फोकस ज्यादातर मेन फोकस होएगा इसका यूक्रेन वॉर पर इसका होएगा। US चाइना रिलेशंस में अगर हम देख ले इसका जो इम्पैक्ट होएगा ट्रम्प 2 एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ये होएगा 2023 का अगर हम देख ले, 2023 में जो ओवरऑल US चाइना की जो ट्रेड रहा दैट वाज $690.6 बिलियन। अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने किया क्या, वो क्या डिसाइड करेगा, दैट इज एक्सपेक्टेड कि वो $500 बिलियन का टैरिफ लगा ले, नंबर 1। नंबर 2, एक राइवलरी चल रही है या होप्स एक्सपेक्टेड, जैसे हम टिकटॉक कंपनीज है, हवाई कंपनीज है एंड अदर जो टेक्नोलॉजी की कंपनीज है उस पर वो बैन लगा रहेगा। मतलब ऑलरेडी जो US कोर्ट में इसका केस चल रहा है टिकटॉक के हवाले से, दे आर सपोज टू बैन द टिकटॉक इन US। सो इससे क्या होएगा, जाहिर बात है आपकी राइवलरी चलेगी टेक्नोलॉजिकल उस पर्सपेक्टिव से। सो US चाइना में इसका जाहिर बात है रीजनल टेंशंस थोड़े बहुत बढ़ेगी जब आप टैरिफ बढ़ाएंगे, जब आप टैरिफ मतलब हाई रखेंगे दूसरे मार्केट के गुड्स पर और अपना मार्केट में ले आएंगे। सो देयर वुड बी रीजनल टेंशंस। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग इसमें देख लेंगे कि US पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, अब इसमें हम देख लेंगे कि US मिडिल ईस्ट पॉलिसी पर इस पर क्या इम्पैक्ट होंगे। मिडिल ईस्ट में जो आपके गल्फ स्टेट्स होंगे उसके साथ इसके रिलेशंस होप्स इट रिमेन्ड फ्रूटफुल, जैसे सऊदी अरेबिया हुआ है, दूसरे अदर स्टेट्स लास्ट टाइम भी अगर हम देखें इसके फर्स्ट न्यूर में ही डिड विजिट सऊदी अरेबिया, किंग सलमान ने इसका रेड कारपेट से एक अच्छा वार्म वेलकम किया था। सेकेंडली अगर हम देख ले ईरान इजराइल पर्सपेक्टिव से, या सॉरी इजराइल फलस्तीन के हवाले से अगर हम देख ले, इट विल रिमेन मीन्स इन फेवर एंड रीअफर्म द जेरूसलम एज अ कैपिटल ऑफ इजराइल, सपोर्ट कर लेगा इसको। ईरान के हवाले से अगर हम देख ले एक हार्ड लाइन इसको देगा एंड जो इसके जो न्यूक्लियर एसेट्स या जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से टफ टाइम होप्स सो ईरान में फेस अगेन दिस टाइम। अगर हम इसमें देख ले US पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, US पाकिस्तान का रिलेशन, सो US पाकिस्तान रिलेशन में लास्ट टाइम अगर हम देख ले जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी ट्रम्प की, उसमें रहा क्या, इट्स रिमेन गुड, क्योंकि तालिबान जब अफगानिस्तान से मतलब अमेरिका निकला, सो पाकिस्तान टुक द हेल्प ऑफ अमेरिका टुक द हेल्प, US टुक द हेल्प ऑफ पाकिस्तान, उसका एक तो लेवरेज रहेगा पाकिस्तान को। सेकेंडली जो एड होएगा, चाहे वो डेवलपमेंट के हवाले से हो चाहे वो मिलिट्री एड हो, उसमें रिडक्शन जरूर होएगी। लास्ट टाइम भी $1.3 बिलियन
रिडक्शन हुई भी मिलिट्री कंडीशन बेस्ड, दैट वाज कि काउंटर टेररिज्म के पर्सपेक्टिव से आपको मिल जाएगा, अदरवाइज नो। एड में रिडक्शन होगी। पाकिस्तान यूएस पाकिस्तान रिलेशन में जस्ट एक लेवरेज जो मिलेगी पाकिस्तान को वो ये होगा कि टू हैव वॉच ऑन ईरान, अफगानिस्तान एंड चाइना। Pakistan, America may keep in loop Pakistan, otherwise I don't think so there is any leverage of Pakistan with US, क्योंकि पाकिस्तान के जो alliances है that is with China, so having strong alliances with China, US again will condition the budget, means aid के फॉर्म में या मिलिट्री को होंगे उस पर कंडीशन जरूर लगेगी काउंटर टेररिज्म के हवाले से कि मतलब यू हैव टू डू दैट। तो ओवरऑल अगर हम उसको कंक्लूड कर ले, कंक्लूजन में ये होगा कि यूएस फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इफ अगेन इट रिमेन एज लाइक प्रीवियस वन, देयर विल बी अ वैक्यूम इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेट जो प्लेटफॉर्म वर्ल्ड के पास होएगा, दैट इज ब्रिक्स, जिसमें रशिया, चाइना एंड होप्स जो अदर स्टेट्स होंगे वो भी उसकी तरफ मतलब टिल्ट करेंगे एंड इमर्जिंग जो एक अलायंसेस होंगे वो उभरेंगे इन यूएस में फेस द चैलेंज। So thank you. This was all about the US foreign policy under Trump 2 administration. Stay with us, subscribe our channel. See you inshallah.